अटेंडेंस बोलिए। मयंक, प्रियांशु, शिप्रा, चलिए। सो लास्ट हम लोगों ने देखा था सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज हम लोग देखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंट्रोडक्शन। Search engine optimization, short form is SEO, is defined as the process of improving the visibility of a website or web resource in relation to search engines, organic, unpaid, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सर्च रिजल्ट लिस्टिंग। तो दो तरह की होती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यानी कि जहाँ पर आप कुछ पेड एक्टिविटी करते हैं, लाइक आपने कोई एक्स अमाउंट पे किया और उसके अगेंस्ट आपका कोई कैंपेन रन होता है। और दूसरा क्या होता है आपका ऑर्गेनिक, जहाँ पर आपने सोशल मीडिया पर रेगुलर अपना पोस्ट करना होता है, ब्लॉग लिखने होते हैं, बैकलिंक जनरेट करने होते हैं, पेजेस बनाने होते हैं, जिसके बेसिस पर आप एंड यूज़र तक अपनी रीच बनाते हैं। SEO can be performed to optimize various type of search such as text search, image search, local search, music search, video search, academic or news searches, or specific industry vertical search engines. SEO aims on driving web traffic for a web page solely through free or organic search engine listing. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ से कोई भी गूगल में कीवर्ड लिखते हैं, लाइक अरीना एनिमेशन, सो स्टार्टिंग की जो टॉप 4 लोकेशन होती है, जैसे अभी आप यहाँ देखिए एट प्रेजेंट 2 ऐड हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 4 ऐड से हो सकते हैं, यानी कि स्पॉन्सर आपको टोटल मैक्सिमम 4 टाइम दिखाई देगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो हम लोग यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, SEO, यानी कि ऑर्गेनिकली यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद इसको बोलते हैं लोकल SEO, यानी कि ये लोकेशन बेस दिखाता है। तो अभी जैसे यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रीत विहार, ठीक है, यहाँ पर अरीना एनिमेशन आपका RDC आ रहा है, ठीक है, और ये वाला आपका दिलशाद गार्डन का है। तो ये क्या हो गया, लोकेलिटी जहाँ पर हम लोग हैं उसके इर्द गिर्द के हमें सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप मोर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। सो अभी क्या है कि डेस्कटॉप पर जब हम लोग सर्चेस कमिट करते हैं ना, तो क्या होता है कि ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जहाँ से आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग लेते हैं ना, तो ये उसके बेसिस पर हमें दिखाता है। तो अगर आप फ़ोन के अंदर अगर अरीना एनिमेशन कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो आपको टॉप पर प्रीत विहार आना चाहिए। ट्राई करके देखिए, मैं अपने फ़ोन का आपको सर्च रिजल्ट दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन शॉट आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। नहीं, आप लोकल SEO पर आइए, लोकल SEO में क्या आ रहा है उसकी बात करिए। आ रहा है ना? हाँ। सो वही चीज़ है कि अगर आपने फ़ोन पर सर्च करेंगे, तो ये जैसे मैंने आपको अपने फ़ोन का डेटा शेयर किया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ चुका है। तो आप क्या देख रहे हैं, ए पोजीशन जहाँ पर अभी ये RDC मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि यूपी के अंदर है, गाज़ियाबाद में, और पृथ्वीवार मुझे B नंबर पर दिखाई दे रहा है, जबकि हम लोग B लोकेशन पर बैठकर ही सर्च कर रहे हैं। तो हम लोग B पर क्यों हैं, हमें A पर होना चाहिए ना। तो यानी कि डेस्कटॉप के जो सर्चेज होते हैं वो कभी भी ना प्रॉमिसिंग नहीं माने जाते। इसलिए जब कोई एडवर्टाइज़र ऐड रन करता है तो वो मोबाइल को ज़्यादा टारगेट करता है, डेस्कटॉप को, टैबलेट को कम टारगेट करता है, क्योंकि डेस्कटॉप में ना आपकी लोकेशन फैच करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे फ़ोन में क्या होता है, आप लोग अपना बीकन ऑन कर देते हो लोकेशन, अब आप जहाँ भी जा रहे हो वो ट्रैक हो रहा है ना, डेस्कटॉप में ट्रेसिंग नहीं होती। इस वजह से डेस्कटॉप के सर्च ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, प्रॉमिसिंग नहीं होते हैं। चलिए आगे देखेंगे
Importance of SEO. Over 90% of all internet users worldwide use one or the other search engines to look for a product, service or information. Other search studies on clickability of search results indicate, तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कितने हैं और पेड लिस्टिंग हमारे पास कितना अवेलेबल है ना। तो जो आप ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट पेज। रेड वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा सेकंड पेज, और जो हम लोग डिफरेंट कलर में देख रहे हैं डार्क ग्रीन में, तो ये हमारा क्या है, लेटर पेज। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र फर्स्ट पेज के ऊपर आपके लैंड होता है जो अभी आपका सर्च के अंदर डिस्प्ले होता है। सो इफ अ वेबसाइट इज नॉट लिस्टेड विद इन द फर्स्ट 3 रिजल्ट पेज, top 10 to 30 results, chances are that no user will find it. तो गूगल ने क्या किया, अभी पिछले 5 से 6 महीने में अगर आपने नोटिस किया हो, पहले गूगल में नीचे जब भी हम लोग कुछ सर्च कमिट करते तो नीचे यहाँ पर पेजिनेशन आता था 1 2 3 4 5 6, अब नहीं आता। अब आप देखो इन्फिनाइट स्क्रॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, कहाँ जाके आ रहा है इतने, है ना। तो इतना नीचे तो कोई यूज़र जाता ही नहीं है देखने के लिए ना, हम लोग क्या करते हैं टॉप में ही ढूंढते हैं अपनी जनरली चीज़ों को। तो 30 तक मान के चलिए आपको टॉप 30 में आना चाहिए, बट टॉप 10 ही सबसे ज़्यादा क्लिक होते हैं आपके, ठीक है। इंटरनेट यूजर्स टेंड टू ट्रस्ट द फ्री और ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट मोर एज दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी पेड और सब्सक्राइब्ड लिस्टिंग। नेचुरल सर्च रिजल्ट लिस्टिंग occur purely on search indexes to get better indexed content and gain highest visibility. Websites should adopt SEO best practices. So SEO के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एल्गोरिदम हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करके काम करेंगे वेबसाइट में, तो आपकी वेबसाइट की रैंक इंप्रूव होगी, अदरवाइज आपकी वेबसाइट की रैंक डाउन हो जाएगी उस केस में। सो यहाँ पर 3 तरह के हमारे पास SEO की टेक्निक्स होते हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। White hat SEO uses tools that means to get better search engine page rank for a website. These methods do not go against the guideline provided by search engines, primarily Google. Some techniques, HTML optimization and restructuring, link building campaigns, and hands-on research and outreach. Black hat makes good of the loopholes in the search engine algorithm pattern to push a website in top search result. Uses means which are totally against the search engine guidelines. Some techniques, link building through spam, forceful use of keyword clocking and hidden text object, ये सब क्या है, ब्लैक हैट एसईओ के अंडर में आते हैं। और ये एल्गोरिदम को अगर कभी पता चला कि आपकी वेबसाइट में इस तरह की एक्टिविटी है, तो आपका डोमेन भी पेनलाइज कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो इसको नहीं करना चाहिए ब्लैक हैट को। शॉर्टकट में आपको ऊपर तो आ जाओगे, लेकिन उस पोजीशन को होल्ड नहीं करोगे लॉन्ग टर्म में। वाइट हैट से जाओगे, ग्रोथ स्लो होगी लेकिन कंसिस्टेंट रहेगी आपकी, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो रहे हैं हम लोग बार बार। ब्लैक हैट से एकदम ऊपर एकदम नीचे जाओगे, ठीक है। ग्रे हैट क्या होता है, वाइट और ब्लैक का मिक्सचर होता है। यूज सम ऑफ ब्लैक हैट टेक्निक्स एंड डज नॉट फुली क्वालिफाई फॉर वाइट हैट एसईओ इधर। सो मोस्ट एसईओ एजेंसीज प्रैक्टिस दिस अप्रोच, ग्रे हैट। यानी कि ब्लैक का या वाइट का अगर हम लोग मिक्सअप देखें तो 80% वाइट होना चाहिए, 20% ब्लैक, इस तरह से, तो आपका ग्रे हैट बन जाता है। तो ग्रे हैट के लिए अलग से कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम से टॉप पे आने के लिए ब्लैक हैट, यानी कि एल्गोरिथम के अंदर जो कमियां होती है ना उसको समझ जाते हैं और वो उसके बेसिस पे काम करना चालू करते हैं। अब जब देखते, इसको ऐसा समझो कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉट चला के यूट्यूब पर सब्सक्राइबर लेकर आ गए, ठीक है, आप व्यूज़ लेकर आ गए। अब जब वो चेक होता है हर हफ्ते, तो उसमें कहता है आपके सब्सक्राइबर और व्यूज़ जब वो देखता फेक है, तो उसका चैनल पर तुम्हारे विजिटर आने बंद हो जाते हैं, चैनल ही डेड हो जाता है। आज की डेट में आप ऐसे बहुत सारे चैनल देखना जहाँ पर सब्सक्राइबर होंगे भाई सब लाखों में, 4-5 लाख, और वीडियो पर व्यू आ रहे हैं 22-23। अगर तुम्हारे जेन्युइनली सब्सक्राइबर तो 22-23 व्यूज़ क्यों है, कम से कम उसका 10% तो होना चाहिए ना, नहीं आ रहे, इट मीन्स कि वो सब फर्जी है, ठीक है। जैसे चाइना में एक बंदे ने क्या किया, वहाँ पर उसने तकरीबन 4600 फ़ोन खरीदे और अपनी लाइव स्ट्रीम अपने ही फ़ोन पे चलाई हुई और यूट्यूब से पैसा कमा लिया बहुत ज़्यादा। अब यूट्यूब को पता चल गया भाई साहब एक ही लोकेशन पे क्यों देख रहे हैं सब लोग, क्योंकि जब फ़ोन पे चलेगा तो लोकेशन ट्रेस होगी, तो लोकेशन एक ही आ रही है
तो बहुत दिनों बाद उसका स्कैम पकड़ेगा, उसके ऊपर फिर कोर्ट केस हो गया, सारे पैसे उससे ले लिए। तो वही ना, ब्लैक हैट, उसको सोचा चलो ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कुछ। जैसे आजकल देखते हो ना इंस्टाग्राम वगैरह में आप रील देखते हो, चैनल को मोनेटाइज कराएं एक ही दिन में, 1,000 सब्सक्राइबर 4 घंटे पूरे करने के लिए आपको 5,000 रुपये पे करो और अपना मोनेटाइज करा लो, क्या फ़ायदा। गूगल कहेगा एक दिन में तुम्हारे पास इतने लोग आए, उसके बाद तुम्हारे पास कोई आ ही नहीं रहा, है ना। तो जो फर्जी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इतने सारे अकाउंट बना के रखते हैं, और उन सबसे वो फिर क्या करते हैं, व्यूज़, आपके वॉच टाइम और आपके व्यूज़ और आपका जो सब्सक्राइब्स होता है ना, वो सब पूरे करा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या, तुम पैसा पे करोगे तो वो तुम्हारे लाइक्स वगैरह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब तुम्हारे पास फिर से वीडियो पे 2 व्यूज़ आ रहे हैं एक व्यूज़ आ रहा है, ये क्या सीन है ना। तो ऑर्गेनिक यही होता है कि जैसा कंटेंट गूगल या यूट्यूब आपका चला रहा है वैसे ही चलते रहने तो उसको छेड़ो मत। देखो, टॉप पर पहुंचना टाइम लगता है, या तो आप रोनाल्डो बन जाओ कि जिसने वैसे एक दिन में अकाउंट बनाया और अगले 2-3 घंटे में गोल्ड बटन, सिल्वर बटन, डायमंड बटन, सारे बटन ले लिए उसने कुछ ही घंटों में बनाते ही। तो या तो फिर ऐसी पर्सनैलिटी नहीं तो फिर रहने दो। तो यूट्यूबर्स को टाइम लगता है बहुत। देखो, आप एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, आप अगर एक नया चैनल अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो आपका सेम डे हो जाएगा मोनेटाइज, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस उस पर आ जाएगा ना, जो सब्सक्राइबर बेस है। जैसे फ्लाइंग वीस्ट का एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो फ्लाइंग वीस्ट ने क्या करा, अपना बनाया, फिर अपनी वाइफ रितु राठी का बनाया, फिर उसने अपनी बेटी का बना दिया, तो सब एकदम उनके सब्सक्राइब हो गए, मोनेटाइज हो गए, बढ़िया चल रहे हैं एकदम चैनल एक दूसरे से, है ना। और बनाया था उन्होंने अपनी बेटी को लेके, रेसबेरी के ऊपर बनाया था उन्होंने, बाद में फिर वो अब यूट्यूबर ही बन गए वो तरीके से। चलिए टाइप्स ऑफ एसईओ पर आते हैं। Although there are no established rules to decide correct and incorrect SEO methods, website owners seeking SEO services should know the techniques being employed by the SEO agencies in their campaign to know the transparency of such campaigns. Optimization concept. All search engines employ complicated algorithm pattern to decide the web page to be indexed and the ranks and display order. Through proper SEO technique, web page can communicate to the search engine algorithm, feeding the required details about the website. So SEO को दो तरह के उसमें डिवाइड किया गया, वन इज ऑन पेज एंड सेकंड इज ऑफ पेज। ऑन पेज SEO, मोस्ट अप्रोप्रिएट पेज टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये टाइटल क्या होता है, जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पर आप फ्लिपकार्ट पर आते हैं। अब फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, तो आप यहाँ ऊपर देखें टाइटल लिखा हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी एंड मोर। या अमेजोन पर अगर हम लोग आते हैं, तो अमेजोन ने अपना टाइटल डिफाइन किया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल, बुक्स, वॉचेज एंड मैनी मोर, है ना। तो जनरली क्या होता है, जो आपका पेज का टाइटल होता है ना, यही चीज़ एसईओ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर अरीना एनिमेशन लिखा और हमारे पास ये पेज अगर ओपन होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका टाइटल क्या लिखा था, बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ब्रांड नेम इज अरीना एनिमेशन। तो जब भी हम लोग पेज का कोई टाइटल प्लान करते हैं ना, तो आपकी सर्विस ऑफरिंग, आपकी लोकेशन, आपका ब्रांड नेम, तीनों चीज़ें टाइटल में कवर अप होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें हैं। आप यहाँ देखेंगे बेस्ट एनिमेशन एक कीवर्ड हो गया, एनिमेशन कोर्सेज अगर देखा जाए या एनिमेशन इंस्टीट्यूट देखा जाए तो ये कीवर्ड हो गया, कोर्सेज ऑफरिंग हो गई हमारी, इंडिया लोकेशन हो गया हमारा, और अरीना एनिमेशन ब्रांड नेम हो गया हमारा। सो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हम लोग कोई पेज बनाए तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो इसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस की। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब आप सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर चंद लाइनें लिखी आती हैं आपके बारे में। क्या लिखा है, अरीना एनिमेशन इज वन ऑफ द लीडिंग एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जॉइन अस फॉर द बेस्ट इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, वेब ग्राफिक एंड डिज़ाइन। अब ये कंटेंट कहाँ लिखा होगा, हम अपने पेज को यहाँ पर आते हैं, प्रेस करेंगे कोडिंग मोड इसका, कंट्रोल यू, और यहाँ पर आके आपने फाइंड करना है। देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन। तो यही कंटेंट जो होता है वो आपका सर्च इंजन में यहाँ आके डिस्प्ले होता है आपको। ठीक है, वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो पहला लाइन समझ में आया, मोस्ट अप्रोप्रिएट पेज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो उस पेज को बिलोंग करे, मैटर कि ये पेज किस बारे में है, सर्च इंजन को पता चलना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड यूआरएल क्या होते हैं कि जब हमारा कोई पेज गूगल में सर्च होता है ना,
तो यहाँ पर जो इसका यूआरएल होता है ये प्रॉपर होना चाहिए। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पर चूज़ किया कोर्सेज, तो इसका यूआरएल क्या रहा है, कोर्सेज, है ना। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ से चूज़ किया एबीजी, तो क्या लिखा रहा है, एबीजी नहीं है, एनिमेशन वीएफएक्स एंड गेमिंग, क्योंकि एबीजी मुझे पता है इनर लेवल पर इंस्टीट्यूट के, बाहर थोड़ी ना किसी को पता है, जो हमारा स्टूडेंट नहीं है। जो स्टूडेंट को उसी तो पता होगा, जिसको नहीं पता वो कैसे ढूंढेगा। तो एनिमेशन कीवर्ड मैच होगा या वीएफएक्स मैच होगा या गेमिंग मैच होगा, तो आपका ये पेज एंड यूज़र को डिस्प्ले होगा। तो ये होता है आपका इस तरह से प्रॉपर यूआरएल, ठीक है। तो पेज का नेम एक तो होता है टाइटल, एक होता है यूआरएल। तो यूआरएल भी प्रॉपर होना चाहिए। कौन सा, जो सर्चर यानी कि जो विजिटर है उसके माइंडसेट से मैच करता हूँ। कभी भी पेज का नेम टाइटल अपनी समझ से मत रखो कि मुझे ये रखना है। हमेशा ये सोचो कि एंड यूज़र किस तरह से खोज सकता है आपको, किस तरह से सर्च करेगा, ढूंढेगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली आपने नहीं चलाने अपनी वेबसाइट, आपने अपनी वेबसाइट पर विजिटर लेके आना है। तो विजिटर के माइंड से चलो, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन विद प्रॉपर ब्रेड क्रम्स एंड यूज़र साइट मैप। अब ये यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन क्या होता है कि भाई आप फ्लिपकार्ट पर आते हो, नेविगेशन एकदम यूज़र फ्रेंडली है। किसी को पढ़ना आता है अच्छी बात है, नहीं पढ़ना आता तो इमेज देख के तो पहचान ही सकता है ना। दिस इज कॉल्ड यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन। उसके बाद क्या बात हो रही है यहाँ पर, प्रॉपर ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं भाई, मान लीजिए कि आप फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉच में आ जाते हो, तो ये बता रहा है कि आप जो इस वॉच पर आए हो कहाँ से आए हो, होम, वेरेबल्स, स्मार्ट डिवाइसेस, उसके अंदर स्मार्ट वॉच। या फिर अगर मान लो मैं टी शर्ट खरीदने आ गया, तो टी शर्ट तक पहुंचने के लिए होम से मैं कहाँ तक गया हूँ, क्लोथ एंड एक्सेसरीज, टॉप वेयर, देन टी शर्ट, देन मेन टी शर्ट्स। दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम। और ये जनरली आपको हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट में या नॉर्मल वेबसाइट्स में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज़र साइट मैप। अब साइट मैप क्या होता है, साइट मैप जनरली आपको दिखाई नहीं देता है, ये सर्च इंजन के लिए होता है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपने अरीना के डोमेन में आते हैं और यहाँ लिखते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अगर होगा तो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा, तो दिखाई दे रहा है साइट मैप। हमने क्या लिखा यूआरएल पर, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। यही से गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है। यही से काउंटिंग निकल के आती है, ठीक है। अब मान लो कि किसी की वेबसाइट में साइट मैप प्रॉपर लगा है या नहीं, या वेबसाइट गूगल में इंडेक्स है या नहीं, तो कैसे पता लगाते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है arenamultimedia.com। सो हम यहाँ जाके लिखेंगे arenamultimedia.com और इसका आगे क्या लिखेंगे, साइट कॉलन और एंटर, ठीक है। तो देखो सारे पेज जितने भी हैं सब अरीना के हैं, देखो सब अरीना के पेज आ रहे हैं ना। तो यानी कि इस डोमेन में गूगल ने कितने पेजेस को रैंक करके रखा हुआ है, सारा डेटा आ गया। और ऐसे 4 तक है, एक पेज पर मेरे 100 रिजल्ट आते हैं, तो हम लोग सीधे 4 नंबर वाले पर आते हैं कि 4 नंबर पे कितने रिजल्ट हैं, सिर्फ 2 ही रिजल्ट बचे यहाँ पर, है ना। तो यानी कि 302 रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिले, देखो टोटल से आ रहा है मेरा। यानी कि मैंने आपको सही बताया कि एक पेज पर 100 रिजल्ट आ रहे हैं, तो 302 टोटल रिजल्ट हमारे, यानी कि 302 अरीना के पेजेस बने हुए हैं वेबसाइट में, समझ गए। तो मेरा अगर आप ये गूगल क्रोम देखो तो आप यहाँ देखो मेरा थोड़ा डिफरेंट आती है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखी आती हैं इसके अंदर। ये सब डिजिटल मार्केटिंग, स्पैम स्कोर कितना है, रेफरेंस लिंक कितने हैं, रेफरेंस डोम कितना है यहाँ पर, है ना। तो ये धीरे धीरे समझ जाओगे इसमें चीज़ें क्या होती हैं, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। तो पता लगाना आ गया। तो मान लो कल को आप किसी एक्सपर्ट क्लाइंट का काम करोगे, तो वो ये कहता है मेरी वेबसाइट तो गूगल इंडेक्स है, तो तुम कैसे पता लगाओगे इंडेक्स है या नहीं है। तो जो भी डोमेन नेम है आपने यहाँ जाके लिखना है साइट, और यहाँ पे आप लिखेंगे https www डॉट, जैसे livastu.com मैंने यहाँ लिखा और एंटर कर दिया। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है https, और भी कुछ मिस्टेक है levasthu.com। एक बार जरा डोमेन चला के देखो काम करता है कि नहीं, चल रहा है। तो यहाँ लिखो साइट कुछ तो गलत है,
www डॉट नहीं होगा इसका मतलब, फिर डायरेक्ट होगा, इसको हटा दो। हाँ, आ गए ना सारे पेजेस। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है तरीका चेक करने का। तो हर एक वेबसाइट में नहीं होता, जैसे ये अमेजोन की साइट है, यहाँ जाइए, लिखिए साइट और एंटर, तो अमेजोन के सारे पेज आ जाएंगे, कितने पेज हैं अमेजोन के। तो नीचे पहुँचते हैं बिल्कुल, फिर आप पेज नंबर 4 पर आइए, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे पेजेस अपने को यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं इसके। तो टोटल 400 पेज अमेजोन की वेबसाइट में है, ठीक है। और हर एक का देख रहे हो अलग डेडिकेटेड पेज है। आईफोन 13 प्रो का अलग पेज बनाया है, इंडिया का लोकेशन का अलग पेज है, टीचर्स डे गिफ्ट का अलग पेज है, मिनी टीवी का अलग पेज है ना, होम किचन अप्लाइंसेस का अलग पेज है। तो ऐसे अलग अलग पेज है। ऐसे फ्लिपकार्ट का अगर चेक करोगे तो यहाँ जाके लिखिए फ्लिपकार्ट, flipkart.in नहीं है, flipkart.com है। तो ये देखो फ्लिपकार्ट के भी तकरीबन 400 पेजेस आपके फ्लिपकार्ट के अंदर भी है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 396 पेज है टोटल, है ना। 4 कम रहेगा, बना लेगा 1-2 दिन में ठीक है। तो ये ऐसे पता लगता है कि किस वेबसाइट के अंदर कितने पेज हैं। अब जैसे सोचो कि क्या फ्लिपकार्ट पे सिर्फ 400 ही प्रोडक्ट होंगे, नहीं ना, उसका तो मिलियन ट्रिलियन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पेज इतने हैं, ठीक है। तो यानी कि 400 पेज का एसईओ करता है फ्लिपकार्ट, ताकि कोई उसको ढूंढे। जैसे एग्जांपल के लिए अब देखो एसईओ की पावर मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। जैसे अभी आपने अरीना एनिमेशन से देख ही लिया है, अब मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मिक्सर जूसर, एंटर। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, दिस इज अ स्पॉन्सर एड, यानी कि शॉपिंग एड, आप यहाँ से सीधे जाके खरीद सकते हो। तो देखो जैसे वंडर शेफ बनाता है, तो वंडर शेफ ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म से ऐड चलाया हुआ है, ठीक है। वंडर शेफ फिलिप्स ने भी अपना ऐड चलाया हुआ है, मिंत्रा ने चलाया हुआ है, फिलिप्स ने अगेन चलाया हुआ है, अमेजोन, ठीक है। और आगे चलते हैं, अमेजोन ग्लेन ने भी चलाया हुआ है, वंडर शेफ ने चलाया अमेजोन। और आगे चलिए, तो जितने भी लोगों ने ऐड चलाया सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। जरा कंट्रोल एफ करके देखो फ्लिपकार्ट है क्या, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो फ्लिपकार्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, कितनी बार अवेलेबल, 16। लेकिन शॉपिंग ऐड में डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट की पावर देखो, ऑर्गेनिक में सबसे पहले कौन आ रहा है, जो बना रहा है वो नहीं आ रहा, जो मैन्युफैक्चरर है वो नहीं आ रहे, बेचने वाला आ रहा है आगे नंबर 1 पे, जिसका काम ही नहीं है मिक्सर जूसर का कुछ। उसके बाद कौन है, बजाज, फिलिप्स, प्रीति, ठीक है। और नीचे आओगे वंडर शेफ, उसके बाद अमेजोन। तो अमेजोन चलता है पैसे पर, फ्लिपकार्ट चलता है ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो ये होती है ऑर्गेनिक की पावर, इसको खर्चा करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सर्च में ऊपर आ रहा है। देखो ध्यान रखना, एड और ऑर्गेनिक, अगर चॉइस मिले क्या चूज करना, तो ऑर्गेनिक चूज करना, क्योंकि एल्गोरिदम ऑर्गेनिक में उसी को ऊपर लेकर आता है जिसकी चीजों में दम होता है। पैसा लगा के तो कोई भी ऊपर आ सकता है ना, ये चीज है। तो क्लियर हो गया एसईओ का, यानी कि देख रहे हो बनाने वाला बंदा नीचे, बेचने वाला बंदा ऊपर है, ये है एसईओ। तो देखो मेरा कीवर्ड मैच हुआ मिक्सर ग्राइंडर, तो इसलिए मैं ऊपर हूं इसके अंदर। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज्ड इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक यानी कि जब हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो हमारे पेज के अंदर भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए। या फिर आपने कोई न्यूज़ देखा एग्जांपल के तौर पर, लाइक आज तक है ANI, एंटर करेंगे यहाँ से, और यहाँ से लो जी आतिशी को बना दिया उन्होंने, और केजरीवाल का सरेंडर हो गया। तो यहाँ देखो इनसे रिलेटेड दिखाई दे रहा है कुछ संबंधित खबरें, यानी कि रिलेटेड न्यूज़। काम आ गया, अरे
ये देखो, तो यानी कि ये जो आपका न्यूज़ है ये है इंटरनल लिंकिंग, यानी कि बंदा एक बार आया अंदर, अच्छा ये भी कुछ सीएम से रिलेटेड न्यूज़ है, उस पर क्लिक करेगा, उसमें जाएगा, फिर उसके अंदर फिर उसको कोई रिलेटेड न्यूज़ दिखा दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इन्होंने वीडियो डाला हुआ है। तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग का सारा गेम। तो यानी कि एक टॉपिक से बंदा दूसरे टॉपिक पे जंप करता रहे। तो जैसे आप देखते हो ई कॉमर्स वेबसाइट में जब आप जाते हो, लेट्स से आपने फ़ोन ढूंढा, तो नीचे आप देखो और भी फ़ोन सारे होंगे, तो आप उसको छोड़ के दूसरे में जाओगे, उससे फिर तीसरे में जाओगे, फिर आप 10 फ़ोन ऐसे देख के आ जाते हो, अरे यार कंफ्यूज हो गए कौन सा लिया जाए, है ना। नेक्स्ट है वेल फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यूज ऑफ H1 H2 बोल्ड HTML टैग एक्सेट्रा। ठीक है, सो H1 H2 क्या होता है, हेडिंग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक पेज में एक ही H1 टैग होना चाहिए। अगर एक पेज में एक से ज़्यादा H1 टैग होंगे तो वो गलत हो जाएगा, यानी कि आपने गूगल को कंफ्यूज कर दिया। एग्जाम्पल ऐसा समझो कि हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ से मैं मिक्सर जूसर के पेज पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ कंट्रोल यू, तो इसका सारा कोड आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इनका डेटा जो है ना वो डायनामिकली आता है, तो शायद हमें दिखे या ना दिखे, बट ट्राई करके देखते हैं। इनके पूरे पेज में इसमें कहीं नहीं मिलेगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि livastu.com। इसमें कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और फाइंड करेंगे H1। तो H1 टैग दिखाई दे रहा है आपको, एक ही बार है ना, 1/1। H2 को फाइंड करेंगे 27 टाइम्स है, H3 फाइंड करेंगे 8 टाइम्स है, H4 फाइंड करेंगे 7 टाइम, H5 फाइंड करेंगे 0 टाइम, 6 को फाइंड करेंगे 0 टाइम है। सो हेडिंग के 1 से लेके 6 तक आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 1 सबसे लार्जर साइज प्रोड्यूस करता है और 6 सबसे स्मॉलर साइज प्रोड्यूस करता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि यानी कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो ये H1 हो सकता है। क्या दिखाई दे रहा है, H1 टैग है ना, लिखा हुआ है ना। सो आपका फोकस कीवर्ड जो होता है वो H1 में जाना चाहिए, है ना। इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि भाई गूगल क्यों कंफ्यूज होता है जब आप एक से ज़्यादा H1 लगा देते हो। भाई उसको आपका ना फोकस कीवर्ड पता नहीं चलता कि आपका फोकस कीवर्ड है क्या। तो जैसे मैंने शायद आपके बैच में पहले कहानी सुनाई या नहीं सुनाई, जैसे एक बहुत फेमस कहानी है पुरानी, कि एक बंदा जो होता है पानी में डूब रहा होता है। ठीक है, अब वो भगवान को बहुत मानता था। तो हुआ क्या कि जब वो डूब रहा है तो जो डूबते भाई टाइम उसने भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया, हे शिव जी मुझे बचा लो। अब शिव जी जो है बचाने निकलते हैं तो एकदम से शिव जी से स्विच हो गया दूसरे कीवर्ड के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर। अब वो ब्रह्मा जी बन के आ रहे, फिर वो कहते हैं विष्णु जी मुझे बचा लो, ऐसे करता रहा भाई, सब सबको उसने नाम ले लिया और अंत में डूब के मर गया। अब वो पहुंचा देवताओं के पास, प्रभु आप मुझे बचाने नहीं आए, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा की। तो कहते मैं हर बार तुझे बचाने आता, लेकिन जैसे मैं पहुंचने वाला तभी तो एकदम से नाम बदल देता, फिर मैं दूसरा रूप लेता। तो वही सेम हाल है गूगल का। तो गूगल ये कहता है कि अगर एक पेज में एक से ज्यादा H1 लगा दोगे तो मुझे नहीं पता तुम कहना क्या चाहते हो। सुना है ना, काफी वायरल है लाइन, कहना क्या चाहते हो, 3 इडियट्स का। तो इसलिए एक ही बार H1 लगाना है, और H1 में फालतू कुछ नहीं लगाना, सिर्फ वो लगाना जिस पर आप यूजर को लाना चाहते हो। अगर आप वहां पर लिख रहे हो मिक्सर जूसर ग्राइंडर, H1 टैग में आपने लिख दिया, तो जब भी कोई मिक्सर जूसर लिखेगा तो आपके पेज में लिखा हुआ जो H1 टैग है वो यूजर को अट्रैक्ट करेगा उस पेज पर। ठीक है, और यूजर वहां पर लैंड हो जाएगा आगे। समझ गए ना। तो इसलिए ध्यान रखना, H1 H2 H3 इन तीनों में एक बार ही इस्तेमाल करना होता है, बट 2 और 3 के साथ चल जाएगा मल्टीपल टाइम, लेकिन 1 के साथ कर दिया तो आपका पेज इंडेक्स ही नहीं होगा। समझ गए, ऐसे में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज का साइज, प्रॉपर इमेज का नेम एंड यूज ऑफ ALT टैग। मतलब इमेज का साइज से हम क्या समझे, जब हम लोग कोई वेबसाइट के लिए इमेज बनाते हैं
तो आपको प्रॉपर इमेज साइज पर जाना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इमेज को ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ ना, तो आप देखो ये इमेज आ रही है मोटी, है ना। क्वालिटी इसकी 100% कर लेते हैं, एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको। 27 सितंबर को बिग बिलियन डेज अपना स्टार्ट हो रहा है ना। और जिनके पास वीआईपी वगैरह होगा एक्सेस, वो लोग 26 सितंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर मोबाइल पर कोई इसको देखेगा, ठीक है, या मैं यहाँ से मोबाइल मोड ऑन कर लेता हूँ, तो मोबाइल पर ये देखो बड़ा हो गया, और या अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये इतना छोटा हो गया कि मैं पढ़ ही नहीं सकता 27 सितंबर के अलावा, नहीं आ रहा ना पढ़ने में। तो यानी कि प्रॉपर इमेज साइज से मेरा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर हैं इस स्क्रीन के ऊपर, हो सकता है कोई बंदा ऐसा है जो 4K टीवी चला रहा हो। आज की डेट में 4K टीवी बड़े सस्ते हो गए, सब वही खरीदते हैं, 18, 19, 20 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कोडिंग के अंदर कि भाई अगर कोई बड़ा यूज़र आ जाता है तो उसके पास एक्सपीरियंस ख़राब ना हो इमेज का, तो उन्होंने यहाँ पर एक सेटिंग दी ब्राउज़र के अंदर कि जैसे ही यूज़र इस इमेज को देखेगा, इमेज वही होगी लेकिन उसका साइज़ देख रहे हो कितना बड़ा हो गया इमेज का। तो ये 4K यूज़र के लिए होगा। जैसे मेरा जो यार टीवी है 4K है, लेकिन अभी ये इस स्क्रीन से डुप्लीकेट होगा तो फुल HD चल रहा है वो। तो यानी कि 4K यूज़र के भी लिए जो ग्राफिक है वो उन्होंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, फुल HD वाले के लिए बना के रखा। ऐसे अगर मोबाइल पर कोई विजिटर इनका आ गया, तो आप देख रहे हो मोबाइल पे सब कुछ पढ़ पा रहे हो। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में, यहाँ ओपन हो जाएगी आपकी इमेज, और ये देखो। तो क्या समझ में आया, हर एक स्क्रीन के लिए इमेज अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये नहीं कि एक ही फोटोग्राफ को खींच तान के लंबा छोटा बड़ा कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। वेब जैसा स्क्रीन होगा वैसा ही आपको इमेज देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, यूज़र को अच्छी क्लियरिटी मिलेगी। अच्छी क्लियरिटी मिलेगी तो टाइम स्पेंड करेगा आपकी साइट के ऊपर। एक होता नहीं कि आप किसी वेबसाइट पर गए और 1-2 सेकंड में छोड़ के भाग गए, क्यों हो सकता है उस पर एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। हो सकता है मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ मुझे मिल ही ना रहा हो। ऐसा कब होता है, जैसे मान लो कि कोई मूवी रिलीज़ हुई और आप तुरंत लग जाते हो ढूंढने की वजह से कहीं से तो उसका कोई प्रिंट मिल जाए मुझे, ठीक है, क्योंकि वो 30 दिन का वेट नहीं होता ना। OTT पे आएगा, फिर वहाँ से वो लीक होगा, फिर जाकर तुम उसको पिकासो पे देखोगे। उससे पहले ढूंढने की कोशिश स्टार्ट हो जाती है मुहिम जो है ना। तो ऐसे में आप 20 वेबसाइट विजिट कर लोगे, शायद किसी एक पे जाके कंटेंट मिलेगा आपको, है ना। आपने 19 वेबसाइट पे जाओगे, ढूंढोगे, छोड़ के चले आओगे। अब अगला बंदे का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ तुम्हारे से। देखो ऐसे उसमें क्या होता है, आप कोई भी नई मूवी जैसी आती है ना, तो ये सारे स्कैमर क्या करते हैं, अपने उस पर ना पेज बना देते हैं उस मूवी के नाम से। आप गूगल में ढूंढोगे, वो गूगल का काम है डेटा ढूंढ के देना, वो आपको वो पेज निकाल के दे देगा, भाई यहाँ से डाउनलोड कर लो। आप जाओगे, मूवी होगी नहीं वहाँ पर। उसके बारे में पूरा लिखा हुआ, कहानी क्या, स्टोरी है क्या, उस 2-3 वॉलपेपर, ट्रेलर, टीजर सब लगा रखे होंगे। जो लेने का वो नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। अब आपने 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कुछ तो खराब करे, उतने में उसका काम हो गया, उसके पैसे मिल गए ऐड से। चाहे उस पर तुमने क्लिक करा नहीं करा, गूगल क्या देखता है, वो देखता है ट्रैफिक किसके पास कितना आ रहा है। तो एक फर्जी पेज के ऊपर 10 लाख लोग जाके घूम रहे हैं, ठीक है, अगले बंदे का हो गया काम। तुम्हारा मूवी मिली नहीं मिली मुझे मतलब नहीं है, मैंने ट्रैफिक ड्राइव कर लिया अपने पास। तो सबसे ज़्यादा जो SEO में लोग ट्रैफिक ड्राइव करते हैं ना, वो इसी चीज़ से करते हैं, ठीक है। तो फालतू की जो स्कैमिंग साइट्स होती है ना, ये सबसे ज़्यादा। जैसे आपको मान लो किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक ढूंढना हो, सीरियल नंबर ढूंढना, वही नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा तुम्हें। और मिल भी गया, कुछ डाउनलोड करने तो वायरस दे देंगे तुम्हें, उसे डाल लो, तुम्हारा कंप्यूटर ही खराब। तो 22 लाख तुम्हें मिल जाए, नहीं तो मिलती नहीं है चीज़ें, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ALT टैग। ALT क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। मान लो कि कभी आपकी इमेज नहीं दिखाई दी, तो इमेज का नेम क्या था वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। हो सकता है कोई एरर, हो सकता है फोल्डर में से किसी ने डिलीट कर दी गलती से, या नाम बदल गया, तो जहाँ पर वो इमेज आनी थी वहाँ पर इमेज ना आके उसका नेम आएगा ALT से। और एक है प्रॉपर इमेज का नेम।
अब मान लो आप ई कॉमर्स वेबसाइट कोई बना रहे हो, मिक्सर जूसर का फोटो है, और आप जल्दबाजी में एज ए ग्राफिक डिजाइनर संता वंता रोहन मोहन सोहन सब नाम डिफाइन करते जा रहे हो ग्राफिक के, हमें क्या लेना देना। अब क्या होगा, तुमने संता वंता रोहन मोहन सोहन के नाम से फोटोग्राफ अपलोड कर दी, देखने में मिक्सर जूसर है लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी है वो संता वंता है। तो अगेन क्या होता है, देखो इसका साइड इफेक्ट। मान लो कि आप यहाँ आते हो, अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिखा तो मिक्सर ग्राइंडर ही आएगा ना, तो यानी कि इन सभी का नेम जो होगा वो इसी तरह से सेव किया गया है। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अजय, तो देखो इतना समझदार है कि अजय की पॉपुलैरिटी के हिसाब से अजय देवगन को लेके आ जाएगा। ये क्या है, इमेज का प्रॉपर नेम और ALT। यानी कि हम इस पॉइंट की बात करें कि जब आप कोई इमेज बनाते हैं तो इमेज का जो नेम होगा वो प्रॉपर होना चाहिए और ALT टैग के अंदर वो लिखा हुआ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखेंगे अक्षय तो अक्षय ही आएगा। हाँ, आ रहा है ना डेटा। तो ये क्या है, एक तो पॉपुलैरिटी इंटरनेट के ऊपर इनकी सबसे ज़्यादा है, प्लस सबसे ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स। अब आप देखो सारे न्यूज़ से डेटा आ रहा है, विकीपीडिया, बुक माई शो, यहाँ से आप ब्रिटानिका से देखोगे, अमर उजाला, इंडियन एक्सप्रेस, बॉलीवुड हंगामा, फेसबुक, स्टेट्समैन, है ना, कोई मोई। तो देखो सब कहाँ से डेटा आ रहा है, न्यूज़ से आ रहा है सारा डेटा, है ना, इस तरह से। तो हम तो कभी ये देखते नहीं नीचे कहाँ से हमें फ़ोटो मिल रही है, हम तो सीधे देखते हैं अच्छा ये क्लिक डाउनलोड, हमें क्या मतलब कहाँ से आ रही है। बट अब SEO सीख रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है। आगे देखेंगे। तो चलो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बुक माई शो पर ही आ जाते हैं और हम इस पेज को ओपन करेंगे। चलिए, अब ये ऑल्सो नोन एज खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड, अक्की, मैक, राजीव हरी, ओम भाटिया, ये इसका एक्चुअल नेम है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में आएंगे, तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कोड में देखिएगा क्या लिखा रहा है नेम में, अक्षय कुमार। तो यानी कि जब फाइल सेव हुई तो उसके नाम में ये लिखा हुआ है, इसलिए ढूंढा जा पा रहा है इसको, है ना। और किसी की बात करते हैं, जैसे द क्विंट की बात करते हैं, इस पर आइए, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कोड में एक नज़र डालेंगे इसके ऊपर। कहीं देखो ALT कुछ दिखाई दे रहा है क्या, SRC डेटा, क्या लिखा है, स्टोरी हीरो इमेज करके लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये नेम ना इनक्रिप्ट हो रखा है ID के अंदर, ये देख रहे हो, ये जो ID है। तो यानी कि ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यानी कि जो इमेज का नेम बदल देता है एंड यूज़र के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसकी आइडेंटिटी वही है। तो जैसे मैं कोड के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ ना, तो आपको वहाँ पर ओरिजिनल नेम ही रिटर्न, मतलब जो पर्सन है उसका आपको फोटोग्राफ रिटर्न आ रहा है। किसी और पे चेक करके देखो, थोड़ा सा और क्लियरिटी लेंगे। जैसे बॉलीवुड हंगामा पर आते हैं, यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करते, देखो इन्होंने यहाँ पर एक तो ऊपर ही लगा दिया हैशटैग अक्षय कुमार। इंस्पेक्ट पर चलते हैं, क्या लिखा रहा है, अक्षय लिखा रहा है, अक्षय लिखा हुआ है। ALT के अंदर देखो क्या लिखा है, ALT लिखा है यहाँ पर, इज अक्षय कुमार लूजिंग हिज बॉक्स ऑफिस टच। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली जब आप कोई फोटोग्राफ जिस भी चीज़ की हो वो वही नेम रखना है और वही ALT में भी पास ऑन करना होता है, क्योंकि इमेज का जो SEO होता है ना वो यही होता है कि आपने यहाँ लिखा अरीना, एंटर करोगे तो रिंग आएंगे सारे, है ना। और अगर आप लिखेंगे एनिमेशन तो आपको समझ आ रहा है। तो अरीना एनिमेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अरीना के लोगों में भी रिंग है, रिंग ऑफ एनिमेशन। ठीक है, इसलिए आपका अरीना का लोगो इस तरह से बना हुआ होता है ना। तो जितने भी स्टेडियम होते हैं मतलब वो सारे अरीनाज होते हैं, अरीना मतलब अखाड़ा,
ठीक है, समझ आ रहा है? चल आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, यूजर फ्रेंडली एंड डिस्क्रिप्टिव 404 नोट फाउंड पेजेस। मान लो कि आपकी वेबसाइट में कोई एक ऐसा पेज है जो एग्जिस्ट नहीं करता और यूजर जाके वहां चला जाता है, तो वहां पर ऐसा ना हो कि पेज ऐसा है कि 404 नोट फाउंड। मतलब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी एक स्टूडेंट है भूमिका, हम उनका एग्जांपल लेंगे। सो भूमिका ने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया और ये एक वेबसाइट उन्होंने बना के तैयार की, लेकिन इनके एक प्रोजेक्ट में एरर है। जब हम लोग डेमो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसे आता है 404 है ना, नॉट फाउंड। अब ये जो 404 आप पेज देख रहे हो, देखो हम लोग कहाँ पर चला रहे हैं, गिटहब के ऊपर इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर इज नॉट अ गिटहब पेज साइट हेयर लिखा रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो ब्राउजर का 404 आता है वो वाला आ रहा हो, वो तो नहीं आ रहा ना। तो ऐसा कस्टम 404 पेज होना चाहिए, यानी कि मैं अगर यहाँ से क्लिक करूँ तो वापस से मैं गिटहब के उस पर चला जाऊंगा। ये देखो आ गया गिटहब के ऊपर। अब पता चला तुम्हारा आ रहा है बिल्कुल ब्राउजर का डिफॉल्ट 404 नोट फाउंड, बंदा वहां से कहाँ जाए? तो यानी कि आपने कनेक्शन ही ब्रेक कर दिया अपना एंड यूजर के साथ। तो कस्टम 404 पेज आपका होना चाहिए। तो गूगल पे कई बार आपने सर्च किया होगा, कुछ आलतू फालतू आप डालते हो, वो सर्च रिजल्ट नॉट फाउंड वहां पर लिखा आ जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा था livastu.com और फिर हमने यहाँ पर जाके देखा था इस तरह से साइट और www डॉट करके हमने सर्च किया था इसको, तो इसने ये बोल दिया था हमें, है ना? नहीं है ना कोई रिजल्ट। लेकिन क्या आप गूगल से बाहर निकल गए? नहीं है ना, आप गूगल के अंदर ही है ना। तो ऐसा होना चाहिए आपका। और जैसे ही आपका सही रिक्वेस्ट जाएगा इसके अंदर, ये तुरंत आपको डेटा डिस्प्ले करेगा, है ना? तो कस्टम 404 पेज। फास्ट लोडिंग पेजेस। फास्ट लोडिंग पेजेस से हमारा क्या मतलब है, अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो भी आप रैंक नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, पेज स्पीड वेब डेव। अब यहाँ ये और यहाँ के आप अपनी वेबसाइट का नाम डालो, जैसे हमने लिखा अमेज़न और हमने बोला एनालाइज, है ना? चेक करते हैं। तो मोबाइल पे क्या लिखा रहा है, डेस्कटॉप पर क्या लिखा रहा है, पास। फिर से चेक करेंगे, फ्लिपकार्ट का नंबर लगाते हैं। क्या लिखा रहा है, फेल। डेस्कटॉप पर क्या लिखा रहा है, पास। अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों ही मोबाइल में फेल है ना? अब इनका फेल इसलिए चल जाएगा क्योंकि इनका डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन आता है। अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट है और उसमें फेल लिखा रहा है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अगेन पॉइंट समझने की कोशिश करना, गूगल अपना जो विजिटर मानता है वो मोबाइल यूजर को मानता है, डेस्कटॉप लैपटॉप यूजर को अपना विजिटर मानता ही नहीं है वो। और टैबलेट को तो कुछ समझता ही नहीं हो, क्योंकि टैबलेट पूरी दुनिया में कितने लोग चला रहे हैं, 1% लोग। सबसे ज़्यादा कौन चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन। तो जब भी हम लोग ऐड चलाने की बात करते हैं हम लोग मोबाइल यूज़र को चूज़ करते हैं, ना कि लैपटॉप डेस्कटॉप टैबलेट यूज़र। टैबलेट को तो यूज़ ही नहीं करते हम लोग, उसकी जगह पर हम लोग टीवी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में स्मार्ट टीवी लगे ना सबके घरों में। तो सब लोग यूट्यूब चला रहे हैं, ओटीटी में डिज्नी हॉटस्टार चला रहे हैं। अब आपने पेड भी खरीद रखा होगा तब भी ऐड तो उसमें आएगा ही, जब तक आप 1200 रुपये वाला प्लान नहीं लोगे, है ना? क्योंकि उसका जब तक आप वीआईपी प्लान नहीं खरीदते तब तक हॉटस्टार पे ऐड आएगा ही आएगा। और एक मूवी देख रहे हो तो कम से कम 10 बार ऐड आएगा उसके अंदर। उन्होंने हर 30-30 मिनट पे 20-15 मिनट में सेट किया होता है, येलो येलो कलर के, आपको नोटिस किया होगा आप लोगों ने। तो समझ में आया? तो जिनका मोबाइल एप्लीकेशन है उनका फेल एक्सेप्टेबल है, जिनका मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है उनका फेल एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ गए? तो गूगल ये कहता है 2020 के बाद में कि अगर तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप एसईओ में इंडेक्स नहीं होंगे। तो आपको मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, एल्गोरिदम का अपडेट है।
नेक्स्ट क्या है, यूजर साइट मैप। तो साइट में मैंने आपको दिखाई दिया, जितनी भी साइट्स होती है सभी का अपना एक साइट मैप होता है। जैसे मैंने अभी अरीना का आपको दिखाया था, है ना। तो जैसे फ्लिपकार्ट का चेक करते हैं, क्या फ्लिपकार्ट का कोई साइट मैप वगैरह होता है नहीं, या फिर जैसे किसी और का देख लो, जरूरी नहीं फ्लिपकार्ट ही लें। जैसे ANI की वेबसाइट है, हम लोग यहाँ लिखते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, दिखाई दे रहा है। तो इनका अपना साइट मैप यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। सबसे नीचे जाइए, यहाँ पर आप देखें गैलरी न्यूज़ का साइट मैप है, पेज नंबर 769। तो इनके पास साइट मैप में भी 769 पेजेस हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जैसे एक URL कॉपी कर लेते हैं। मैं 769 पे तो नहीं जाता हूँ, मैं जैसे 100 पर चला जाता हूँ। तो ये 100 का भी डेटा रेंडर नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ से 10 का ले लेते हैं डेटा। 10 का आ गया। तो 10 पर देखो 22 अगस्त की न्यूज़ है इनके पास सारी, 21 अगस्त, ठीक है। 20 पर जाके देखिए, 20 पर इनके पास 22 जुलाई की न्यूज़ है, ठीक है। 30 पर जाके देखते हैं, जून की न्यूज़ इनके पास। 40 पर जाके देखते हैं, इसके बाद 30 के बाद इनका नहीं चल रहा है, मतलब 31, 2, 3, 4 हो सकता है। मैं डायरेक्ट 10 का जंप लेके देख रहा हूँ। तो ये देख रहे हो, ये होती है न्यूज़। अब अगर मान लो मैं यहाँ से इस न्यूज़ को कॉपी कर लेता हूँ ना, और मैं इसको जाके गूगल में डाल देता हूँ ऊपर, तो देखना ANI की वो न्यूज़ पर्टिकुलर खुल के आ जाएगी सामने आपके पास। अब इसका मैं शायद आपको लास्ट क्लास में दिखा चुका हूँ मैजिक की साइट मैप क्यों बनाया जाता है। अब जैसे PM मोदी, इन्होंने कोई बात कही, हमने इस न्यूज़ को यहाँ से लिया। अब देखो इस न्यूज़ में कहीं ANI का जिक्र है नहीं, है ना। हम इसको यहाँ से ड्रैग करके टाइटल में डाल देते हैं ऊपर। क्या लिखा था, 24 मिनट पहले ANI पर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। साइट मैप का मतलब समझ में आया क्यों बनाना चाहिए। अगर साइट मैप होगा तो गूगल को तुरंत पता लग जाता है कि इस साइट पर कुछ एक्टिविटी हुई है। और ANI जैसी वेबसाइट जो है वो एक एशियन न्यूज़ एजेंसी है जो न्यूज़ बेचती है मार्केट में अलग अलग लोगों को, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि 24 मिनट पहले इनके पास आई, तो बाकी के पास देखोगे तो बाद में आपको मिलेगी, जैसे 22 मिनट, 14 मिनट, ठीक है। जैसे आप यहाँ जाके देखो 20 मिनट। तो क्योंकि ये न्यूज़ ही डेडिकेटेड ANI की है, तो सबसे पहले ANI पर दिखाई देगी, फिर ANI के पास से औरों के पास जाएगी, ठीक है। और फिर लोग, वो जिनको इन्होंने बेचा होगा, वो लोग थोड़ा बहुत उसके अंदर करेक्शन चेंजेस करके, कहीं ऐसा ना हो कि बंदा ANI पे पहुंच जाए रीडायरेक्ट होके उनकी वेबसाइट पर रहे, तो उनके कंटेंट राइटर रियल टाइम उसको फटाफट से चेंज करके फिर उस न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। इसलिए वो 2 मिनट का, 14 मिनट का इस तरह से डिले आता है कि न्यूज़ आ चुकी है 24 मिनट पहले, लेकिन 10 मिनट लगे एडिट करने में आने के बाद, फिर 14 मिनट पहले इसने पब्लिश किया इसको। ये देखिए, तो जिस फोटोग्राफ के ऊपर यहाँ पर ANI का लोगो लग के आ गया, तो जो बंदा उस न्यूज़ को इस्तेमाल करेगा वो क्रेडिट उसको देगा, ANI को। अब ANI की इनकम कैसे, क्योंकि ANI खुद यहाँ पर ऐड दिखा के पैसे कमाता है। मैंने ब्लॉकर लगाया इसलिए ऐड नहीं आ रहे, ठीक है। नहीं, इस पर मैंने हटाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखो ये ऐड आ रहा है, इस पर एड्स बाय गूगल। तो गवर्नमेंट ने अपना खुद का कैंपेन चलाया हुआ है इस वक्त गूगल एड्स पे। अब ये क्या है, डिस्प्ले ऐड है, मतलब इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो पैसे कटेंगे, अदरवाइज इंप्रेशन के पैसे जाएंगे। यानी कि 1000 टाइम अगर ये ऐड देखा गया तो एक एक्स अमाउंट जो भी गवर्नमेंट चला रही है, जो भी एक इनकी PR कंपनी वो जो चला रही है, उसको पे करना पड़ेगा, है ना। तो साइट मैप का रूल समझ में आया। अगर साइट मैप होता है तभी गूगल को पता चलता है कि भाई तुमने कौन सा नया पेज बनाया, कौन सा पेज तुमने हटाया वहां से। तो सारे की पॉइंट समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आता है, ऑफ पेज SEO। मेजर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया, सोशल बुक मार्किंग। अब मान लो कि आपने कोई आर्टिकल लिखा XYZ और उसको जाके आपने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया, और वेबसाइट से लिंक उठा के आपने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर शेयर कर दिया। तो ये क्या हो गया, सोशल बुक मार्किंग। यानी कि बंदा टैप तो करेगा फेसबुक पर और रीडायरेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो क्या बन गया, बैकलिंक एक तरह से, है ना। तो सोशल बुक मार्किंग होना बहुत जरूरी। तो ये इन सब के अगर आप देखोगे, जैसे ANI है, यहाँ आओगे, नीचे जाओगे और नीचे चलते हैं,
तो फेसबुक, ट्विटर अवेलेबल है, गूगल प्लस तो बंद हो गया, इस पर कुछ नहीं आता, अब यहाँ क्लिक करोगे तो बंद हो चुका है, इन्होंने हटाया नहीं अभी तक, महान है। 2019 में गूगल प्लस बंद हो गया था। तो देखो ये सारी न्यूज़ जो होती है अपने यहाँ पर भी डालते हैं साथ ही साथ, जैसे आज आपका वो चल रहा है, ठीक है, तो सारी न्यूज़ यहाँ पर आपको लाइव आती रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आती है इनकी वीडियो बाइट्स, ऐसे ही फेसबुक के ऊपर अगर आप जाओगे तो एएनआई पर आपको यहाँ पर न्यूज़ मिलती रहेगी, ठीक है। किसी को क्लिक कर दोगे संशोधन विधेयक, तो यहाँ पर उसकी वीडियो बाइट मिल जाएगी। तो ज़्यादातर ये अपनी वीडियोज़ यहाँ डालते हैं क्योंकि इनके पास डेडिकेटेड अपना अलग वो है, जहाँ की वीडियो शूट हो जाती है उसकी वीडियो ये यहाँ पर लाके डाल देते हैं। तो देखो 40 मिनट पहले, 36 मिनट पहले, 31 मिनट पहले कितना रेगुलर पोस्ट हो रहा है। बट क्या व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 1, 14 बयान, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना, क्योंकि दिन में पता नहीं कितनी बार ये डेटा अपना डालते रहते हैं, मतलब 1 घंटे में 10-20 तो वीडियो उनकी आई जाती है लाइव। न्यूज़ इतनी है क्योंकि एक दिन में मरे से मरे इनका मान के चलो 800 से 900 न्यूज़ तो आएगी ही आएगी। 800-900 न्यूज़ का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा नंबर हो गया, पूरी दुनिया की कोने कोने की न्यूज़ आती है। और जैसे भी ये दिल्ली का हॉट टॉपिक चल रहा है आज का, केजरीवाल का रेजिग्नेशन और जो दूसरे बंदा सीट को टेक ओवर कर रहे हैं, तो इस वक्त तो न्यूज़ ही न्यूज़ आती रहेंगी इस वक्त। लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग क्या होता है कि भाई आप कुछ सर्च करें, लाइक अरीना एनिमेशन। अब अरीना एनिमेशन एक ब्रांड नेम हो गया, तो उसका आप देखो ऐड भी दिखाई देगा। देखो अब देखो 4 ऐड आ गए, 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 आते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं आते। इसका वेबसाइट आ गई, लोकल एसईओ हो गया। अब इंस्टाग्राम पर भी आपको देखो अरीना एनिमेशन मिल रहा है, ठीक है। और चलो शिक्षा.com पर भी आ रहा है, जस्ट डायल पर भी अवेलेबल है, और नहीं चाहिए, कॉलेज दुनिया पर भी अवेलेबल है। तो ये यहाँ से क्या हुए, बैकलिंक हुए, इन प्लेटफॉर्म पर आपने अपने आप को क्या कर रखा है, लिस्ट कर रखा है। जब बंदा वहाँ जाएगा वहाँ पे सो मैनी अरीना दिखेंगे, अब वो देखेगा लाइक मुझे प्रीतिवार पे जाना है, तो प्रीतिवार पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा वहाँ से टैप करने के बाद, ठीक है। तो ये होते हैं लिंक बिल्डिंग, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पर आने के लिंक होने चाहिए। और सोशल मीडिया हैंडल्स आपके, बात करेंगे मैजिकल कीवर्ड्स। The primary and key step for any SEO campaign is to know the best keyword or key phrase to concentrate on in order to increase the visibility. The best practice is to have a look at the website's web analytics to find out what phrase or word internet users search for to reach your website. Note down these keywords and start building the list based on these. तो जब आप कोई वेबसाइट वगैरह रन करते हैं तो आपका जो सर्च कंसोल होता है, जो एनालिटिक्स होता है, वो आपको बताता है कि आपका विजिटर आपको किस कीवर्ड के ऊपर ढूंढ रहा है। तो आपको उन्हीं कीवर्ड को ध्यान में रख के अपना कंटेंट लिखना होता है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो कभी ढूंढे तो आप फटाक से डिस्प्ले हो जाओ, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ से आपको ली वास्तु का दिखाता हूँ कंसोल, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था, वो दोबारा दिखाते हैं यहाँ से कि भाई क्वेरीज किस नाम से आ रही हैं, तो इसी चीज़ों के ऊपर ब्लॉग बनाओ, ठीक है। ये चीज़ आगे देखेंगे। अनदर वे इज टू लुक एट द वेबसाइट्स of your competitors and note the keyword. Also check the keyword analytics. Whatever your list may be, it should preferably have the following: your organization name, your product, your slogan, your services, your location and industry specific keyword. इन सभी कीवर्ड को आपने यूज करना है। तो यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ली वास्तु, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोडक्ट नहीं हमारी सर्विसेज है, तो हमारा रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल वास्तु उसके ऊपर है। स्लोगन हमारा इसमें अवेलेबल है, सर आपका लोकेशन, ठीक है, और आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड।
तो आपको इनके अराउंड ही अपने ब्लॉग को राइट करना है। नेक्स्ट बेसिक कीवर्ड की बात करेंगे। योर कीवर्ड लिस्ट शुड इंक्लूड द मोस्ट रिलेवेंट वर्ड्स टू ड्राइव फ्रूटफुल ट्रैफिक दैट मे लीड टू कन्वर्जन। Before developing the keyword pool, you should ask yourself what kind of user I want to visit my website, which section of website do I want this traffic to land on. Most likely this will be the product services page. Which city, country, region I'm looking at for my prospective customer. Geo-specific target are more likely to drive appropriate qualified traffic to your वेबसाइट्स। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ऐसा कुछ दिखाता हूँ कि बहुत सारी साइट्स में अगर आप जाओगे ना तो फटर पे जाइएगा, और फटर पे जाने के बाद आप देखेंगे आपको दिल्ली का हर एक लोकेशन मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ये बैकलिंकिंग का ना एक बहुत मतलब ऐसा तरीका है कि बंदा सर्च करे और आप हर लोकेशन पर दिखो। जैसे मैंने लिखा प्रोडक्ट फोटोशूट या प्रोडक्ट फोटोग्राफी नियर मी, मैंने लिखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक ना सीके स्टूडियो करके आना चाहिए। स्पॉन्सर 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 को भूल जाओ। हम यहाँ देखेंगे, देखो नंबर 1 पे कौन आ रहा है एसईओ में, एड को छोड़ दें, लोकल एसईओ को छोड़ दें, नंबर 1 में कौन है सीके स्टूडियो। क्या लिखा है नंबर 1 बेस्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी इन गुड़गांव, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये मेरा स्टूडेंट है, वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता है, एसईओ सीख चुका है, ठीक है। और वो हर लोकेशन के नाम से उसने पेज बनाया। आप कहीं भी सर्च कर लो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वही बंदा ऊपर आएगा, क्योंकि वो एसईओ समझ गया कैसे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे उसके प्रोडक्ट शूट है, ठीक है। इसने पहले पढ़ा पूरा ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक बाद पढ़ा इसने पूरा वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फिर इसने पढ़ा पूरा डिजिटल मार्केटिंग। और आज की डेट में अगर आप आगरा में भी अगर बैठ के ढूंढोगे ना तो यही बंदा दिखाई देगा तुम्हें ऊपर टॉप में, ठीक है। यहाँ पर ये सारी रेट लिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, क्या है क्या नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कीवर्ड सारे आ रहे हैं, फैशन फोटोग्राफी, लिंगरी फोटोग्राफी, क्रिएटिव फोटोग्राफी, हैंडबैग फोटोग्राफी, तो हर तरह की फोटोग्राफी के कीवर्ड उसने बनाए हुए हैं, ठीक है। लोकेशन स्पेसिफिक बनाया है, जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखो, अमेजोन देखो, ईवे, पेटीएम सबके लिए शूट करते हैं प्रोडक्ट। तो ये पूरा इनका कैटलॉग यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप आगरा में सर्च करोगे वहाँ भी आपको यही मिलेगा। देखो तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया, मैंने कोई देखो नाम नहीं डाला, मैंने क्या लिखा प्रोडक्ट फोटोग्राफी नियर मी, मैंने कि मैं अपने नियर बाई सराउंडिंग में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बंदा कहाँ से आया इतनी दूर से। ये है एसईओ का पावर। आप उसी पे क्लिक करोगे तो नंबर 1 पे दिखाई देगा आपको। इंडिया मार्ट सोचो जिसके पास एंड नंबर ऑफ पेजेस हैं, वो वेबसाइट नीचे है और ये बंदा टॉप पर है ना। तो एसईओ क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस। ये नहीं कि आज मैंने काम करा भूल गए 10 साल के लिए ना, आपको हफ्ते काम करना पड़ेगा, हर हफ्ते काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर रहोगे। एक बंदा आया था 2022 में जो इसको बीट करके इससे ऊपर निकल गया था, उसने लगाया ब्लैक हैट एसईओ, उसके बाद वेबसाइट दिखी नहीं फिर कभी, वो जुगाड़ करके ऊपर आया। ब्लैक हेड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा डोमेन पकड़ में आ गया तुम खत्म हो जाओगे ऑनलाइन, तुम उस डोमेन को यूज ही नहीं कर सकते, तुम्हें फिर नया डोमेन बुक करना पड़ जाएगा, नहीं तो उस डोमेन पर ट्रैफिक नहीं आएगा। फिर पता है वेबसाइट कैसे चलती है, जैसे तुम लोग आपस में एक दूसरे जानते, ले भाई ये मेरी वेबसाइट का लिंक है यहाँ से ले लेना, अब ऐसे कितने लोगों तक जाओगे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, ब्लैक हेड ट्राई नहीं करना है, ग्रे हेड ट्राई करना है, ब्लैक और व्हाइट दोनों को मिक्स करके ट्राई करो। तो जैसे एक हम लोग वेबसाइट सर्च करेंगे ऑन साइट लैपटॉप रिपेयर, तो देखो एक वेबसाइट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे लैपटॉप रिपेयर इन गाजियाबाद, यहाँ पर आ गया। अब इन्होंने देखो लोकेशन डाल दी, अंकुर विहार, अंबेडकर रोड, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गोविंदपुरम, कमला नेहरू नगर, यहाँ से सब डिफाइन किया हुआ है पूरा। इधर साहिबाद, सूर्यनगर, शालीमार गार्डन सब पकड़ लिया उन्होंने। अब नीचे आ जाओ, फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, साउथ दिल्ली, नेहरू प्लेस, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, पूरी दिल्ली को टारगेट कर लिया, नोएडा, गाजियाबाद सब टारगेट कर लिया।
फिर उसके बाद ये और यहाँ पर अपने कीवर्ड इन्होंने डाल दिए कि भाई हमारी सर्विसेज क्या क्या है ना। अब अगर आप बॉम्बे में भी ढूंढोगे ना इनको तो ये बॉम्बे में भी मिलेंगे तुम्हें। तो वेबसाइट पे कोई खास दम नहीं है, वेबसाइट में कोई खास दम नहीं है। देख रहे हो क्रॉसिंग रिपब्लिक से ये ऑपरेट हो रहा है पेज, लेकिन हर जगह पहुंचा हुआ है। कहाँ पर आ रहा है? 3rd नंबर पर, यानी 2nd नंबर पर आ रहा है। एक और है, ये भी गाजियाबाद से ही है, लैपटॉप रिपेयर इन गाजियाबाद, लैपी मेकर। इनके पेज पर आओ तो ये कहते हैं भाई इनके जो क्लाइंट्स हैं फन एंड पैटल, इन्होंने अच्छे अच्छे नाम यहाँ पर लिए हुए हैं। और ज़रा इनके पेज पर नीचे नज़र डालते हैं, इन्होंने भी कुछ ना कुछ कलाकारी की होगी। देखो यहाँ पर वर्किंग आवर, ये इनका एड्रेस वगैरह यहाँ डाला हुआ है। अब जैसे कोई यहाँ पर सर्च करेगा नेट के ऊपर कि लाइक चार्जिंग पॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ये अपना में कीवर्ड हो गया। तो जैसे कोई ढूंढेगा बंदा मिलेगा। और देखो जैसे नीचे आते हैं तो ऐसे सो मेनी साइट्स अवेलेबल हैं। देखो जस्ट डायल पे भी लोगों ने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है टेक्नीशियन रिपेयर कैटेगरी के अंडर में। चलिए, सो your keyword list should include the most relevant words to drive fruitful traffic that may lead to conversion. Before developing the keyword pool, you should, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर सारी चीज़ें। The more the number of relevant keywords and phrases, the better. Irrelevant नहीं होने चाहिए, relevant होने चाहिए। Traffic driven by relevant keywords gives better click through rate, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CTR, and the QS, जो कि होता है क्वालिटी स्कोर। Each PPC means pay per click keyword cost dollars, so try to make the most out of your PPC spends by using highly relevant keyword. अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि आप शू मैन्युफैक्चरर हो, आप जूते बनाते हो एग्जांपल के लिए। अब आपने बाय शूज़ ऑनलाइन के नाम से एक कीवर्ड के ऊपर आपने अपना ऐड चला दिया। अब शूज़ में 2 तरह के कीवर्ड है, ठीक है। जैसे भी कौन सा, आप कैनवस शूज़ की बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स शूज़ की बात कर रहे हो, फॉर्मल शूज़ की बात कर रहे हो, कौन सा शूज़ है ना। तो यानी कि अब आप बनाते हो खाली फॉर्मल। अब बंदा जो स्पोर्ट्स लेना रहा उसको भी आप दिखाई दिए, उसने आपको क्लिक करा, उसको वो कैटेगरी मिली नहीं तो आपके पैसे कट गए, यानी कि ऐड क्या हो गया? इररिलेवेंट हो गया। तो यानी कि पर क्लिक का आपका पैसा कट रहा है। अब वो डिपेंड करता है, हो सकता है वो 1 रुपये का, हो सकता है वो 1000 रुपये का, हो सकता है वो 100 रुपये का भी हो। कीवर्ड ऐसे ही होते हैं। जब आपको मैं बिडिंग सिखाऊंगा तो समझ में आएगा आपको कि कितना एक्सपेंसिव होता है कीवर्ड। सो कभी भी ना ब्रॉड कीवर्ड नहीं रखना। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अरीना ने एक अपना कैंपेन चलाया, ज्वाइन एनिमेशन कोर्सेज विद अरीना एनिमेशन। व्हाट काइंड ऑफ एनिमेशन कोर्स? 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, कौन से की बात कर रहे हो? तो उसको रिफाइन करो। अब जैसे कोई बंदा सोचेगा 2D एनिमेशन, आपका एनिमेशन आप दिखाई दोगे, यानी कि इररिलेवेंट ऐड है, आपके पैसे कट जाएंगे। तो अगर कोई बंदा लिख रहा है 2D, तो 2D का पर्टिकुलर पेज बना के ट्रैफिक 2D पे लेके जाओ। अगर बंदा बात करे 3D, तो 3D का पेज बना के बंदे को 3D के पेज पे लेके जाओ। नहीं तो क्या, को बंदा ढूंढ रहा है 2D और आप बात करो 3D की, तो बंदा फिर छोड़ के चला जाएगा, आपका पैसे भी लग गए, कन्वर्जन भी नहीं हुआ, कोई मुझे लीड भी रिसीव नहीं उस केस में। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है डीएम के अंदर। इसी चक्कर में क्या होता है, लोगों का डिजिटल मार्केटिंग से भरोसा उठ जाता है कि भाई बहुत पैसा लगता है, आउटपुट कुछ नहीं आता। पता क्या, ऐड चलाना बड़ा आसान है, ऐड को ऑप्टिमाइज करना बड़ा मुश्किल है। ये बारीकियां जो होती है कोई नहीं बताता, और उस चक्कर में नुकसान होता है सबसे ज़्यादा। फिर क्या, ट्राई टू यूज लॉन्ग ट्रेल डिस्क्रिप्टिव की फ्रेज। जैसे कि बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो बंदा ऐसे ढूंढेगा ना, जब कोई कोर्स करने के लिए जाएगा पहले तो कोर्स पता करेगा कौन सा करना है, फिर वो बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढ के निकालेगा। तो इस तरह के लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स या की फ्रेज होने चाहिए आपके। क्रिएटिंग इफेक्टिव कीवर्ड्स, the importance of choosing the most relevant and promising keywords should not be undermined. Selection of keywords is the key to any SEO campaign, and more so when managing a PPC campaign or a sponsored paid search. So it also forms the basics of a website's organic page ranking when indexing by search engine algorithm. So अगर आपकी वेबसाइट का SEO बहुत अच्छा है ना, तो आप जब पेड ऐड चलाने जाओगे तो आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी वेबसाइट का SEO अच्छा नहीं है ना, तो आप पेड ऐड चला के भी अच्छा ROI जनरेट नहीं कर पाओगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है?
देखो एसईओ में वही वेबसाइट ऊपर आती है जो यूएक्स और यूआई के टर्म्स को फुलफिल करती हो। आप देखते हो यूआई यूएक्स का बड़ा कॉइन चल रहा है मार्केट में कि भाई यूआई यूएक्स करो, बहुत हाईली पेड आपको जॉब है, इसके अंदर सारी चीज़ें। तो यूआई यूएक्स क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम, क्योंकि एक बंदा आता है वेबसाइट के ऊपर, अब उसको ना तो कलर समझ में आ रहे हैं वहाँ पर, ना कुछ समझ आ रहा है, नैव बार क्लियर नहीं है, और आपने वेबसाइट बना के लाइव कर दिया, तो यूज़र क्या होगा, पहले पेज के झांसे में तो फंस जाएगा क्योंकि सर्च इंजन से आपके पास आ गया, लेकिन वो आगे नहीं जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। इसको ऐसा समझो कि भाई आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर किया पनीर बटर मसाला, है बहुत टेस्टी, लेकिन देखने में सूरत समझ में नहीं आ रही उसकी मुझे, तो बताओ तुम क्या करोगे। अब वो एक बंदा तुम्हें कहते हैं भाई साहब खाने में बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे, हो सकता है खा लो, हो सकता है ना खाओ। तो पहली चीज़ क्या है कि चीज़ें देखने में प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, अगर प्रेजेंटेबल होगी तभी आगे की बातचीत होगी, है ना। तो क्यों बोलते हैं कि जब इंटरव्यू में जाओ तो एकदम फॉर्मल ड्रेसअप होके जाओ, क्योंकि जब तक आप कैंडिडेट नहीं लगोगे तब तक आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा कि यार यार इसको तो इंटरव्यू का बेसिक वही नहीं पता, तो ये क्या ही करेगा आगे जाके, है ना। सो क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो अपना पहला इंप्रेशन बेस्ट से बेस्ट दे के आओ। सो वही सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी, वेबसाइट के केस में भी, यानी कि यूआई यूएक्स आपकी वेबसाइट का एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर वो एक्सीलेंट होगा तो बंदा ना चाहते भी आगे क्लिक करके बढ़ेगा उसके अंदर, चाहे दूसरे पेज पे छोड़ के जाए, लेकिन पहले पेज पे अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, इट मीन्स कि इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली बाउंस रेट, कि एक बंदा एक सर्च करके ऐड पर क्लिक करके तुम तक आया, लेकिन कहता रही तो बेकार है, छोड़ो, चला गया, उसका कुछ नहीं गया, तुम्हारे पैसे कट गए। अब हो सकता है 600 रुपये कट गए क्लिक के, 60 रुपये कट गए क्लिक के, तुम्हारा तो हो गया काम। अब तुम सोचो भाई साहब मेरा आज इतने व्यूज़ आए हैं, इतने इंप्रेशन हुए हैं, लेकिन जब मैं सेल्स की क्लोज करने की बात करता हूँ तो मेरा रेवेन्यू कुछ नहीं है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या होता है कि भाई मैंने अगर ₹1,00,000 का ऐड चलाया तो मेरा कम से कम 20 लाख का धंधा होना चाहिए वहाँ से, तभी तो बेटर आरओआई होगा, और अगली बार तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी, मोटिवेशन आएगा, चलो इस बार 1,00,000 लगा था अब 2 लाख लगाऊंगा। या फिर एक तुम्हें डिजिटल मार्केटर ऐसा मिल जाता है जो तुम्हारे ₹1,00,000 लगवाता है, तो उसका तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग में भरोसा उठ गया कि ऐसा करना ही नहीं, ₹1,00,000 मेरे वेस्ट हो गए, मैं तो पेपर बांट लूंगा उससे अच्छा रोड पे खड़े होकर, डीएम नहीं करना मुझे। तो ऐसा कब होता है, जब आपको टूल तो पता है लेकिन टूल से काम कैसे लेना ये नहीं पता। और एक और चीज़, वो खैर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी हम लोग मैजिकल कीवर्ड को कंप्लीट करते हैं जल्दी, क्योंकि फिर टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। सो मार्केटियर शुड चेक द यूएसपी ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड गेट बेस्ट कीवर्ड्स। You should keep the following points in light when choosing keywords for a web marketing campaign, like focus of good phrases, लाइन आपकी कैची होनी चाहिए, अवॉइड वैनिटी कीवर्ड, यानी कि जो ब्रॉड कीवर्ड है, जैसे शूज़ हो गया कौन सा, एनिमेशन हो गया कौन सा, है ना, तो ये चीज़ वैनिटी मतलब खाली कीवर्ड, ठीक है, यानी कि ब्रॉड कीवर्ड जिसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स निकल सकते हैं। जैसे हो गया मार्केटिंग, अब मार्केटिंग क्या, डिजिटल मार्केटिंग है या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, फिर मार्केटिंग के अंदर कौन सी एसईओ एसईएम है या फिर एसएमएम है, कौन सी मार्केटिंग हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, ठीक है, गाइडिंग योर कंटेंट स्ट्रेटजी एंड निश ऑडियंस, यानी कि आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो जो बेसिकली कॉस्मेटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो उसमें रेशियो किसका ज़्यादा आएगा, मेल का है कि फीमेल का, सीधी बात। तो ये निश मार्केटिंग, अब तुम उसमें लगा रहे हो कि मेल को भी हम लोग उस प्रोडक्ट पर टारगेट कर रहे हैं, तो गलत है ना, बेवकूफ़ी कर रहे हो। अगर तुम लिपस्टिक का एक ब्रांड का ऐड चला रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा, उसको तो उसी को दिखाओगे ना जो उसको लगाएगा, और मेल को दिखा लो वो देख लेगा, ठीक है जी हाँ खत्म, तुम्हारे पैसे लग गए अगेन। तो वहाँ पर अब जैसे हम लोग बात करते हैं फेस वॉश की, तो मेंस का लगाता है, वुमेंस का लगाता है, तो अब दिखाओ मेंस को, है ना। तो मैं वुमेंस को क्यों दिखाऊँ उस चीज़ को, तो मेंस को मेंस वाला दिखाऊंगा, वुमेंस को वुमेंस वाला दिखाऊंगा। तो आप डेमोग्राफिक में जाके इस चीज़ को कस्टमाइज कर देते हो कि ये चीज़ किसके लिए है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखते हो मार्केट में ऑडी वीएम मर्सिडीज सब है, दिल्ली एनसीआर के अंदर इनके शोरूम वगैरह अवेलेबल है, बट क्या तुम्हें ऐड आता है उसका, नहीं आता ना, क्योंकि उन्हें पता तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए तुम ऐड दिखाते नहीं है। ऐड किसको आएगा, जो उसको अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में अगर आप एंड्रॉयड चलाते हो तो आपके एसएमएस सब ट्रैक करते हैं एप्लीकेशंस। जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो क्या पूछता है कि मेरे को एसएमएस का एक्सेस दो, मेरे को अपने फ़ोन लिस्ट का एक्सेस दो, मांगता है ना परमिशन। अब आपकी अगर सैलरी आती होगी तो वो जैसी क्रेडिट होगी मैसेज आएगा उसका, एप्लीकेशन उसको रीड कर लेगा,
तो कंपनी को पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे की कैपेसिटी इतनी कि आपकी कार को अफोर्ड कर सकता है, इसको दिखाओ ऐड। समझ गए? तो ऐड किसको दिखाते हैं? प्रीमियम लोगों को, मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर, हायर मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, जो लाख 2 लाख रुपए का सैलरी ले रहे हैं तो 50,000 रुपए की ईएमआई दे सकता है कार की, वो ऐसे लोग दिखाते हैं। तो ऐड वो चलाते हैं, ऐसा नहीं नहीं चलाते, लेकिन वो सबको नहीं दिखाते। पता चला दिल्ली के अंदर सबको दिखा रहे हैं, फुकरों को पैसे बर्बाद हो रहे हैं जी, कितनी गाड़ी बेची जी एक, ऐड तो इतने लोगों ने देखा, आउटपुट क्यों नहीं आया जी, मैंने गलत लोगों को दिखा दिया। तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का ना। नेक्स्ट, यू मस्ट रजिस्टर योर वेबसाइट डोमेन फॉर एट लीस्ट 5 years। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डीएम के अंदर जब हम लोग डोमेन खरीदे जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 साल देख लेते हैं पहले। नहीं, यही गलती कर रहे हो। डोमेन को 5 साल के लिए खरीदो कम से कम। पहली चीज लिखा है, यू मस्ट रजिस्टर योर वेबसाइट डोमेन फॉर एट लीस्ट 5 years। द लॉन्गर ऑफ डोमेन रजिस्ट्रेशन हायर द साइट रैंकिंग। अगर आपकी वेबसाइट का मुझे ये पता चल रहा है कि ये तो अगले महीने मतलब इसका डोमेन एक्सपायर होने वाला है, तो आप रैंक में पहुंचोगे कैसे? गूगल देखेगा ना कि भाई इस बंदे का विजन ही जब इतना छोटा है तो मैं इस पर मेहनत क्यों करूं, मैं तो उस पर करूं जिसने 10 साल के लिए डोमेन बुक किया होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी कि पहला स्टेप लोगों का गलत होता है, वो कहते हैं 1 साल पहले चला के देखेंगे, वही गलत है। यानी कि पहला स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट। आप आरओआई पे मत जाओ पहले, आरओआई बात की चीज है। यानी कि आपका पहला स्टेप गलत, जिसके साथ आपकी वेबसाइट कभी चलती नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे कैसे पता चले कि डोमेन कितना लंबा है? तो एग्जांपल के लिए अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करूंगा ना, जैसे फ्लिपकार्ट ही ले लो, तो भाई आपको पता है फ्लिपकार्ट बहुत पहले से चल रहा है। तो फ्लिपकार्ट पहले आया, स्नैपडील पहले आया? नहीं पता, नाम तो सुना होगा स्नैपडील का, सुना है। तो स्नैपडील फ्लिपकार्ट से भी पहले आया था, मतलब कैसे, तो इंडिया का पहला ई कॉमर्स स्नैपडील था। फ्लिपकार्ट आया 2007-8 में, स्नैपडील आया 2001-2 में, है ना? तुम्हारे जन्म से 1-2 साल बाद का आया हो। चलो, कैसे पता लगाएं? तो यहां पर आते हैं हु इज। ठीक है, हु इज पर आ जाओ। अब यहां से मैंने फ्लिपकार्ट का डोमेन लिया और मुझे ये पता करना है भाई ये फ्लिपकार्ट कब एक्सपायर हो रहा है। तो 2025 में एक्सपायर हो रहा होगा, पक्की बात है। यहाँ जाओ, फ्लिपकार्ट .com। flipkart.com इज अनअवेलेबल। ऐसा क्यों हो सकता भाई? जरा दोबारा से कॉपी करना डोमेन। अच्छा, सर्च कर रहे हैं इतने, दूसरा चला के उस पर सर्च कर लो, अमेजोन वगैरह का। अमेजोन अमेजोन अमेजोन, यहाँ से जाओ, इसका ही पता लगा लेते हैं। तो ये वाला सही डेटा में नहीं दे रहा, तो कुछ दूसरा हुईस ट्राई करो। डेटा आ गया, कब एक्सपायर हो रहा है? 2025 में। दो 2005 में खरीदा गया था, है ना? चलो यहीं पर दूसरा पता लगाते हैं, फ्लिपकार्ट का भी। तो अमेजोन का तो क्लियर होगा 2025 में खत्म हो रहा डोमेन, लेकिन उससे पहले रिन्यू कर लेगा, बंद नहीं होगी वेबसाइट। इसका पता लगाते हैं फ्लिपकार्ट का। कब रजिस्टर हुआ? 2007, ये भी 2025 में खत्म हो रहा है ना? इसका टाइम कम है। अमेजोन
जो है डॉट इन 2005, ये 2007। स्नैपडील का पता लगाते हैं। ऑफिशियली ये जो डॉक्यूमेंट कंपनी फॉर्म हुई थी तो आप यहाँ पर देखोगे 2010, बट डोमेन बहुत पहले ले लिया था इन्होंने। ये तकरीबन 2001 का डेटा होना चाहिए, पता लगाता है। सॉरी, एक नहीं है, दो में खरीद लिया था इन्होंने। तो देख रहे हो कितना आगे का सोचा है। भैया नाम पहले ले लो, पता चला कल को कोई और तुम्हारे नाम को बना रहा हो बैठ के और तुम ढूंढ रहे हो कि नाम कहाँ गया। तो ऐसे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से पता लग जाता है कि डोमेन कब खरीदा गया। ये भी देखो आपका एक्सपायर 2025 में ही हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये ना ऐसे लिए जाते हैं जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल तक का डोमेन हम लोग वन गो में खरीद सकते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी, कम से कम 5 साल के लिए खरीदना चाहिए। तो कल को कभी आप किसी क्लाइंट के लिए खरीदने जा रहे हो तो उसको साफ बोलो 5 साल, नहीं तो भूल जाओ, रैंक वैंक नहीं होने वाली कुछ भी। टाइम पास करते रहो बैठ के, एसईओ करते हो, कोई फायदा नहीं है। गूगल कहेगा जिसका विजन ही इतना छोटा, मैं क्या है कि उस पर मेहनत करना, बड़े वाले के ऊपर ध्यान देंगे ना। क्योंकि पुरानी जितना लंबा डोमेन होगा उतना ज़्यादा मेरा ऐड चलाने में मजा आएगा उसके अंदर। तो ये चिन्नी चोरी वाला काम नहीं। आगे बढ़ेंगे। एड वेबसाइट, ब्रांड नेम, कंपनी नेम, वेब मैनेजर एंड बिजनेस ऑनर्स नेम टू गूगल अलर्ट्स। ठीक है, अभी गूगल अलर्ट्स क्या होता है, कभी चलाया नहीं चलाया? गूगल अलर्ट्स पर जाके आप अपने आप को साइन इन साइन अप करके आते हो। ये होता है गूगल अलर्ट्स। यहाँ पर जाके आप बताओ कि मुझे किस चीज़ के लिए अलर्ट चाहिए। जो भी आपका टारगेटेड आपका कॉम्पिटिटर हो या जो भी है वो आप यहाँ जाके लिख के डाल दो। जैसे आप चाहते हो कि भाई जैसे एनिमेशन वीएफएक्स के स्टूडेंट हो आपको चाहिए कि भाई एनिमेशन वीएफएक्स की दुनिया में क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। तो आप यहाँ जाके लिख दो एनिमेशन वीएफएक्स और आपकी जीमेल आईडी पर मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। एनिमेशन वीएफएक्स से रिलेटेड पूरी दुनिया में अगर कोई आर्टिकल छपेगा तो मैं बताऊंगा। समझ गए? तो ये जरूर से कर लेना, तुम्हारे लिए बड़े फायदेमंद चीज़ होती है। तो यहाँ आते हैं प्रेजेंटेशन में, क्या देखा हमने, ऐड वेबसाइट, ब्रांड नेम, कंपनी नेम, वेब मैनेजर एंड बिजनेस ओनर्स नेम टू गूगल अलर्ट्स टू कीप ट्रैक ऑफ योर एसईओ एक्टिविटीज ऑनलाइन। When added to Google Alerts, you will be notified when Google indexes any page, blog, video or other web resources matching your alert keyword. ठीक है, तो मान लो आपने लिख दिया वास्तु। अब वास्तु से रिलेटेड किसी का भी कोई भी आर्टिकल आएगा ना तुम्हें पता होगा, तो तुरंत तुम काम पे लग जाओ कि भाई मुझे इस कीवर्ड्स को बीट करना है, इसको मुझे आगे नहीं जाने देना है अपने से। ये तो तुम्हें कौन बताएगा, तुम टूल खरीदोगे फिर बैठ के, है ना, जिसका डॉलर में पेमेंट करोगे। तो जब चलाना ही हमने सारा कुछ गूगल के ऊपर है तो गूगल का कोई भी टूल पेड नहीं आता, सब फ्री है। जिनको नहीं आता वो लोग टूल खरीदते हैं, जिनको आता है वो टूल नहीं खरीदते। तो गूगल ने सारे हथियार आपको पहले से दे रखे फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलो। ऑल सर्च इंजन इंक्लूडिंग गूगल, बिंग एंड याहू गिव प्रेफरेंस टू लोकल बिजनेसेस ओवर अदर सर्च रिजल्ट। तो जैसे हमने यहाँ लिखा अरीना एनिमेशन, आपने नोटिस किया क्या लिखा है नीचे, थोड़ी सी देर के बाद में लोकेशंस। क्या पढ़ा हमने यहाँ पर कि भाई लोकल बिजनेस को पहले प्रेफरेंस दी जाती है ना। तो ये क्या हो गया, लोकल बिजनेस, जो हमने यहाँ देखा अभी, यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक। आगे देखेंगे, लोकल businesses are indicated on a map showing contact details, working hours and links to company websites, videos, photos and related page। आपको अगर अरीना एनिमेशन ढूंढेगा तो जिस जगह से बंदा सर्च करे उसकी लोकेलिटी में नियर बाई कितने नंबर ऑफ अरीनाज हैं उसको वो दिखाएगा, उसकी चॉइस को कौन से पे जाना चाहता है ना। अब आप देखोगे यहाँ पर अरीना का इस वक्त जिक्र ही नहीं आ रहा, यहाँ पर एमजी रोड आ रहा है, महरौली गुड़गांव, यहाँ पर एक न्यू दिल्ली का आ रहा है साकेत का, और यहाँ पर एक गुड़गांव का दूसरा आ रहा है। हम प्रीतिवार बैठ के सर्च करें नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये होता है ब्रॉडबैंड का फॉल्ट। सेलफोन में भी जब आप काम करें तो वाईफाई से डिस्कनेक्ट होकर काम करें, तब आपको रिजल्ट जो होंगे सर्च वो डिफरेंट मिलेंगे। और अगर वाईफाई चला के रिजल्ट ढूंढोगे तो फिर आपको डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, तो डीएम सीखने से क्या होता है, हमें एक्चुअल में इंटरनेट को यूज़ कैसे करना है ये समझ में आता है।
क्योंकि आप सब लोग गूगल चला रहे हो, वो तुम तुक्का मार रहे हो। जो एक्चुअल में गूगल चलाने का तरीका था वो धीरे धीरे आप सीखोगे आगे जाके कि कैसे हमें काम करना होता है ना। जैसे आप यहाँ लिखोगे एप्पल, तो ये एप्पल फ्रूट नहीं देगा, एप्पल प्रोडक्ट देगा। तो अब तुम्हें अगर फ्रूट सर्च कराना हो तो कैसे होगा, नहीं करा पाओगे तुम उसमें। तुम लिखोगे एप्पल फ्रूट्स, लेकिन एप्पल लिखने पर ही एप्पल लिख के आए तो वो आर्ट है। तो यानी कि अब आपको सर्च इंजन चलाना सीखना आ जाएगा धीरे धीरे, कैसे इससे हमें अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ के निकालनी है। आगे बढ़िए। ऑनलाइन phone book sites such as Yellow Pages also list the businesses that holds or operate a mailbox for a particular geographic region। तो जैसे कि येलो पेजेस हो गया, सुलेखा.com हो गया, justdial.com हो गया, indiamart.com हो गया, ये सब पे क्या होता है, बिजनेस की लिस्टिंग होती है। तो जब आप कुछ सर्च करते हो मैन्युफैक्चरर को, तो वो इंडिया मार्ट का आपने देखा था नीचे आया था, जब मैंने बात की थी किस चीज़ की, प्रोडक्ट फोटोशूट की, तो नीचे इंडिया मार्ट का लिंक आ रहा था। तो वो क्यों आ रहा था, क्योंकि वहां पर भी बिजनेस लिस्ट हो रखा है। गूगल इज द मोस्ट यूज सर्च इंजन ग्लोबली, पूरा वर्ल्ड वाइड 93% का जो होल्ड है वो गूगल का है। सो ऑल योर एफर्ट्स टू गेट लिस्टेड एंड गेट ऑनलाइन विजिबिलिटी शुड बी एम्ड एट गूगल और एनी सर्च इंजन वेयर मोस्ट ऑफ द वेब यूजर फ्रिक्वेंट। सो मैं जनरली जो सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ वगैरह, जो भी मैं गूगल के लिए ही सिखाता हूँ, मैं बाकी के लिए सिखाता नहीं, क्योंकि अब उन पर कोई जाता नहीं। तुम कभी याहू पे जाके सर्च करते हो, नहीं करते ना, कोई नहीं चलाता याहू, बिक गई कंपनी, वो कई बार बिक चुकी है बस, अब वो नाम ही रह गया उसका। बस वो जिंदा है तो इसलिए क्योंकि लोगों के सबसे पहले जीमेल जब नहीं होता था तो लोगों के अकाउंट याहू पर होते थे। When the businesses listing are published in the search engine, you may solicit some reviews and comments from customers on these listings to increase credibility and spread the word. So जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, अब ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे तो बताएगा ना, तो प्रीत विहार आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको वेबसाइट मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, सेव मिलेगा, शेयर मिलेगा, कॉल मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। सो रिव्यूज आपके यूजर को, सर्चर को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि भाई अगर आपका यहाँ पर रिव्यू अच्छा लिखा होगा तो ये अच्छी बात है, अगर आपका रिव्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर साइट ओनर को क्या करना चाहिए, वहाँ पर जाके उसको आंसर करना चाहिए, उस रिव्यू को छोड़ना नहीं है। अगर कोई अच्छा करे तो भी ग्रीट करके आओ, बुरा करे तो उसको अटेंड करके आओ, भाई क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम उसको ये बोलो फोन के भाई तूने लिख कैसे दिया ये, वो 2 और लिख देगा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि रिव्यू तुम डिलीट नहीं कर सकते, रिव्यू जो लिखा जाएगा दुनिया को दिखेगा। सो इसलिए बड़े प्यार से हैंडल करना उस चीज़ को। आगे चलेंगे। SEO इज नॉट जस्ट अ वन टाइम एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि पता चला आपने वेबसाइट बनाया, SEO करा और 10 साल के लिए छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं उसका। आपको हफ्ते का, महीने में SEO करना ही पड़ेगा। इट रिक्वायर्स continuous investment in educating, implementation and constantly adding the SEO best practices. Marketers can use some effective web tools to improve their SEO efforts, जैसे कि एक होता है HubSpot वेबसाइट ग्रेडर। सो websitegrader.com यानी कि ये वेबसाइट है। HubSpot website grader analyze any websites for its SEO parameters. It scores the given websites on 100-point scale and gives tips on where the website SEO can be improved. तो चला के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ जाओगे, आपको वेबसाइट का नेम और अपना यहाँ पर जाके नेम बताना है। जैसे मैं लिख देता हूँ जाके अरीना मल्टीमीडिया, उठा लेता हूँ पूरा, और इसको जाके इस पर डाल के आ जाते हैं, अपना ईमेल डाल देते हैं ANIMATIONSCHOOL.com एंड गेट योर स्कोर पर क्लिक कर दो। अभी इसकी पूरी कुंडली खोल निकालेगा और पता लगा लेगा क्या कमी है क्या नहीं है, कितने पानी में वेबसाइट, है ना। चलो इसको काम करें तो हम तब तक आगे की पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से कुछ ही आपको रिजल्ट निकाल के देगा। दूसरा क्या है, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स भी यही सेम काम करता है। गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ सर्च टर्म्स ऑफ की फ्रेजेस दैट इंटरनेट यूजर एक्चुअली यूज टू रीच योर वेबसाइट
and helps you get better out of your SEO campaign. डेटा आना स्टार्ट हो गया, क्या लिखा रहा है 61, परफॉर्मेंस को 6 मिला है, SEO 30 आउट ऑफ 30, SEO इज एक्सेलेंट, मोबाइल पर स्पीड थोड़ा कम है, सिक्योरिटी को 5 की रेटिंग मिली है, ठीक है। इस तरह से ये इसका स्कोर निकल के आया। तो ये स्कोर जो है वो आपका 70 प्लस होना चाहिए। एसईओ में कोई कमी नहीं है, लिखा है द साइट इज ओके। आप किसी और वेबसाइट को चेक करना चाहते हो, जाओ चेक करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपको टूल बता दिया, ठीक है, वेबसाइट greater.com, और यहाँ से मैं इसका लिंक भी आपके व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर रहा हूँ। किधर हो गए तुम लोग, डीएम भेज दिया ना तुम्हें। इसी तरह से गूगल का अपना आता है एनालिटिक्स, यहाँ पर ये आप अभी नहीं चला पाओगे, बट मैं तुम्हें भेज देता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। और आपका आता है सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ दिखाया इधर अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये होता है सर्च कंसोल लिखा है। तो पहले इसको हम जानते थे गूगल वेब मास्टर के नाम से, अब ये गूगल सर्च कंसोल है। तो गूगल एनालिटिक्स भी चला के देख लेते हैं इसका। ये हमने एनालिटिक्स ओपन किया और यहाँ से जाके हम लोग गूगल एनालिटिक्स में एंटर करेंगे अंदर। ये टैग मैनेजर आ गया, सॉरी, यहाँ पर एनालिटिक्स मारा, गो टू एनालिटिक्स। ये कैसे बनता है, कैसे लगता है, वो सब चीज़ें सिखा दी जाएंगी आपको पता लग जाएगा। तो देखो सर्चेस कहाँ से आ रही है, इंडिया, यूएस, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, यूके, ठीक है। इस तरह से कौन से पेज पर ट्रैफिक जा रहा है, ऑर्गेनिक कितना है, सोशल मीडिया से कितना है, डायरेक्ट कितना है, इस तरह से आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड डेटा अपना पता चलता रहता है, ठीक है। इसको साइड रख दो। तो ये अपना एसईओ वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी समरी वही है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास पे अपन देखेंगे अपना नया टॉपिक ईमेल मार्केटिंग। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट आपका हो जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिकल भी कराते ही चल रहा हूँ। फिर हम लोग डेडिकेटेड प्रैक्टिकल पे काम करें, फिर थ्योरी की बात नहीं करेंगे, है ना। वो थ्योरी जो पढ़नी होगी वो नोट्स देखना, अपने वीडियोस आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं।